टॉरस, लियो, जेमिनी, एरिक्स। क्या रात के आकाश के तारामंडल केवल तारों का नक्शा बनाने के लिए हैं या वो कुछ और हो सकते हैं? प्राचीन काल में इस विशाल सरणी से भविष्यवाणी की जाती थी। हमारे प्राचीन पूर्वजों को ये महसूस हुआ कि ये नक्षत्र सांसारिक घटनाओं की खिड़कियां हैं। क्या ये संभव है कि ये सभी अलग अलग नक्षत्र आकाश गंगा में कहीं और से परग्रही संदेशों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हों? क्या नक्षत्रों का ज्ञान प्राचीन लोगों को परग्रहियों ने दिया था? और क्या उनमें कोड है जो एक बार डिसाइफर्ड हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों की गुत्थी सुलझा सकता है? आपको आश्चर्य होगा कि अगर ये नक्षत्र कुछ ऐसे कोड हों जो हमारे लिए वहां रखे गए हैं ताकि हम परग्रही से संपर्क कर सकें। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करते हैं द कॉन्स्टलेशन कोड। समरसेट, इंग्लैंड, 1927। 49 वर्षीय कलाकार कैथरीन मॉर्टवुड को किंग आर्थर के शूरवीरों के कारनामों को रेखांकित करने वाला एक नक्शा बनाने का काम दिया गया है। हवाई जहाज के हालिया आविष्कार की बदौलत वो क्षेत्र की शुरुआती हवाई तस्वीरें प्राप्त करने में सक्षम रहीं। उनका अध्ययन करते समय वो अचानक परिदृश्य में एक आकृति नोटिस करती हैं। उन्हें एक लैंडस्केप शेर दिखाई दिया। वो उन्हें काफी स्पष्ट रूप से दिख रहा था और उन्होंने उसकी जांच की और सोचा कि कहीं ये राशि चक्र का लियो तो नहीं है। फिर उन्होंने उसके पास ही एक और विशालकाय आकृति देखी जो उन्हें महसूस हुआ कि वो किसी लैंडस्केप आकृति का हिस्सा है जिसे प्राचीन हाथों से बिछाया गया था। और एक एक करके उन्होंने पाया कि वो वास्तव में राशि चक्र के 12 साइंस हैं। ग्लास्टनबरी ज़ोडियाक कितना बड़ा है कि आप इसे आकाश से देख सकते हैं। राशियां नदियों, नालों, सड़कों, क्षेत्र की सीमाओं से चिन्हित होती हैं। मीन वास्तव में 2 मछलियां हैं और मछलियों में एक वेरिल हिल है। सड़क के दूसरी तरफ हमारे पास मेष राशि है जो वास्तव में राशि चक्र के कुछ हिस्सों का निर्माण कर रहे थे, जमीन को काटकर जानबूझकर। वो आकृतियां इस कदर मानव निर्मित दिखती हैं कि मॉर्टवुड ने उनके बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की और इसे टेम्पर ऑफ द स्टार्स कहा। हालांकि उसे इतनी तवज्जो नहीं प्राप्त हुई, लेकिन समर्थकों का कहना है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ये संरचनाएं कृत्रिम साधनों द्वारा बनाई गई हैं और इस क्षेत्र के लगभग हर क्षेत्र और पहाड़ी को किसी न किसी तरह से बदला गया है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक को पॉन्टर्स बॉल कहा जाता है। अब ये एक बड़ा 1 मील लंबा नुकीला पृथ्वी का काम है जो ठीक उसी जगह पर है जहां मकर राशि के सिंह राशि चक्र में है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक विशाल पहाड़ी है जिसे ग्लास्टनबेरी टोर कहा जाता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक मानव निर्मित विशेषता है और इसके आकार के आधार पर कुछ ने यह भी सुझाव दिया है कि इसमें एक प्राचीन पिरामिड छिपा हो सकता है। ग्लास्टनबरी टॉर पूरे समरसेट लैंडस्केप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके शीर्ष पर हमारे पास 14वीं शताब्दी में निर्मित सेंट माइकल्स टॉवर है, लेकिन मुख्य स्थल चारों ओर से इस तरह कटा हुआ है कि जैसे एक भूल भुलैया जमीन से ऊपर आ रही हो। यदि वास्तव में ग्लास्टनबरी टॉर की ढलान पर एक भूल भुलैया डिजाइन है तो ये केवल प्री रोमन नहीं है, ये प्री सेल्टिक होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये महापाषाण काल का भी हो सकता है।
अब ये सवाल है कि अगर आप जमीनी स्तर से ज़ोडियाक को नहीं देख सकते तो ये कैसे संभव है कि इन प्राचीन डिजाइनर्स ने इसे हवा से देखा हो। इससे पता चलता है कि ग्लैस्टनबरी को उन लोगों के साथ डिजाइन किया गया था जिनके पास कुछ प्रकार के परिवहन थे जो उन्हें ग्लैस्टनबरी के आकाश में ले गए। वो एक परग्रही यान हो सकता था या शायद किसी दूसरे तरह का यान। जब तक कि हमारे पास स्वयं उड़ान की क्षमता नहीं आ गई और हम हवाई सर्वेक्षण कर पाए, तब तक हम इस विशाल ज़ोडियाक को ग्लैस्टनबरी के आसपास के लैंडस्केप में नहीं देख सके। इसलिए शायद ये भविष्य में खोजने के लिए एक प्राचीन कोड की तरह हमारे लिए छोड़ दिया गया था। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का सुझाव है कि ग्लैस्टनबरी राशि चक्र के रहस्य को हल करने के लिए हमें पहले एक और रहस्य को हल करना होगा जो कि राशि चक्र का ही है। प्राचीन समय में रात का आसमान एक चकाचौंध भरा रहस्य था, सितारों की ये विशाल श्रेणी। और धीरे धीरे एक समझ बनी कि इससे कुछ चीजें आ सकती हैं। आप इससे कैलेंडर के रूप में पढ़ सकते हैं। आपको पता चलने लगा कि फसलों को कब लगाना है और ये भी कि बाढ़ कब आ सकती है। तारों की ट्रैकिंग से जुड़े नक्षत्रों को बनाने के लिए उनके बीच रेखाओं को खींचा जाता था जो मानवता की सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में मौजूद है। ये भी प्रतीत होता है कि इन सभ्यताओं के आसपास एक प्रकार का ज़ोडिएक व्हील यानी राशि चक्र था। पूर्वजों ने फैसला किया कि वो एक वर्ष के चक्र के माध्यम से सूर्य की गति के आधार पर आकाश का एक विभाजन बनाएंगे। और जैसा कि सूर्य ऐसा करता है, ये 12 अलग अलग नक्षत्रों से गुजरता है और ये ऐसे राशियां बन जाते हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। लेकिन ये विचार बेबीलोनियन समय और यहाँ तक कि समेरियन के समय में 5000 साल पहले तक चला जाता है। कई प्राचीन संस्कृतियों में ये माना जाता था कि नक्षत्र न केवल फसल और मौसम को प्रभावित करते हैं बल्कि दैनिक जीवन को भी। हालांकि ये एक आदिम धारणा की तरह लग सकती है, लेकिन ये धारणा जीवित और बहुत प्रचलित है और अरबों लोगों द्वारा प्रासंगिक है जो हर रोज अपनी कुंडली पढ़ते हैं। आधुनिक समय में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बीच एक अंतर है। एस्ट्रोनॉमी जो खगोलीय गतिविधियों का अवलोकन है और एस्ट्रोलॉजी जो उन खगोलीय निकायों और गतिविधियों का अवलोकन और व्याख्या है। प्राचीन काल में एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर अक्सर एक ही व्यक्ति हुआ करता था। एस्ट्रोलॉजी एक स्थान पर उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन किसी कारण से हर संस्कृति के बारे में लगता है कि उन्होंने पाया कि आकाशीय गतिविधियों और सांसारिक घटनाओं के बीच एक संबंध है जो ज्योतिष का मूल आधार है। जबकि ज्योतिष आधुनिक विज्ञान द्वारा खारिज कर दिया गया है। ये अनुमान है कि आज दुनिया की 90% से अधिक वयस्क आबादी को उनकी ज्योतिषीय राशि के बारे में पता है। आधुनिक दुनिया में बहुत से लोग इसे बातचीत के विषय से ज्यादा कुछ नहीं मानते, लेकिन प्राचीन दुनिया में राशि चक्र को देवताओं के साथ संवाद करने के तरीके के रूप में देखा जाता था। प्राचीन ग्रीक्स ने एस्ट्रोलॉजी को देवताओं की भाषा या स्वर्गीय लिपि के रूप में माना था, जैसे कि आकाश में ग्रहों की चाल और राशि चक्र या नक्षत्रों के संकेत के माध्यम से कुछ प्रकार के महत्वपूर्ण संदेश थे जो देवताओं द्वारा बताए जा रहे थे, जो थे पृथ्वी पर जीवन और लोगों के बारे में। प्राचीन लोगों ने नक्षत्रों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं के साथ जोड़ा और यहाँ तक कि मानवता के निर्माण के साथ भी। पूर्वजों ने इस आकाश की यात्रा के लिए जानवरों के प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्राचीन सुमेरिया में उन्होंने एक्वेरियस की पहचान एक देवता एनकी से की, जो सुमेरिया परंपरा में निर्माण के देवता थे। सुमेरियंस के मुताबिक वो एनकी थे जो पृथ्वी पर आए और अपने वर्तमान स्वरूप में मानवता का निर्माण किया। अब ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस प्रकार का विवरण बार बार दिखाई देता है, जहां लोग विभिन्न पौराणिक और ऐतिहासिक परंपराओं में इन विशेष स्टार सिस्टम या नक्षत्रों के साथ जुड़ते हैं। ये संयोग से बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या यह संभव है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स इतनी अलग अलग संस्कृतियों के लिए जिम्मेदार हैं, न केवल तारे के समूह को ठीक उसी तरह से जोड़ने के लिए, बल्कि उन नक्षत्रों को शक्ति और ज्ञान के स्रोतों के रूप में देखने के लिए भी? आज हम जितना जानते हैं, क्या आकाश में इन चित्रों का उससे भी अधिक गहरा महत्व हो सकता है? और यदि ऐसा है, तो क्या ग्लैस्टनबरी ज़ोडियाक इस खोए हुए ज्ञान को पुनः प्राप्त करने का जरिया हो सकता है?
उत्सुकता से ग्लास्टनबेरी दशकों से यूएफओ साइंटिस्ट का एक केंद्र रहा है। सबसे प्रसिद्ध किस्सों में से एक लेखक एंथनी रॉबर्ट्स और उनकी पत्नी ने 1959 में बताया था। वो एक कार में ड्राइविंग कर रहे थे और उन्हें आगे आकाश में एक सफेद रोशनी का एक विशाल गोला दिखाई दिया और उन्होंने उसका पीछा किया और उसका आकार बदल गया। इसके बाद वो आकाश में भारी मात्रा में जियोमेट्रिकल स्टार पैटर्न बनाने लगा और फिर बड़ी तेजी से गायब हो गया। क्या कथित तौर पर यूएफओ द्वारा बनाए गए उस स्टार पैटर्न और ग्लास्टनबेरी लैंडस्केप में बने हुए राशि चक्र के बीच कोई संबंध हो सकता है? और अगर इस साइट पर वास्तव में राशि चक्र के बारे में लुप्त ज्ञान छुपा है तो वो क्या हो सकता है? शायद आगे के सुराग एक विशालकाय मैग्नेटिक स्थल की जांच से मिल सकते हैं जो कि एक नक्षत्र के आकार में है। अलाट्री, इटली, जून 2019। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट जॉर्ज तुक्लोस के रोम में दक्षिण पूर्वी लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर इटालियन पेनिसुला के केंद्र में है। वो इटली में सबसे अच्छे मेगालिथिक निर्माण की एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट की जांच के लिए आए हैं, शहर के एक्रोपोलिस में। जूलियो, हेलो जॉर्जियो, क्या हाल है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या शानदार जगह है। इटली के लैट्री एक्रोपोलिस में स्वागत है। देखने का इंतजार नहीं कर सकता। ये सब देखने के लिए मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ। कमाल है। विशेषज्ञ की राय के लिए उन्होंने डॉक्टर जूलियो मानी की मदद ली है, जो मिलान इटली की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में आर्कियोस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर है। डॉक्टर माली ने इस संरचना का अध्ययन करने में वर्षों बिताए हैं। कितना खूबसूरत है। हाँ, हम एलात्री के एक्रोपोलिस के मुख्य द्वार पर जा रहे हैं, जो इटली में अब तक के सबसे विशाल पत्थर से ढका हुआ है। अलात्री में पोता मेजोरी का लिंटन ये लगभग 26 टन का है। 26 टन? ये तो बिल्कुल पागलपन है। तो उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित किया गया था। प्रेरणा भी सिंबॉलिक होनी चाहिए। केवल ऐसा तो नहीं हो सकता कि चलो ठीक है दीवार बनाते हैं, क्योंकि वरना मैं तो हॉरिजॉन्टल परतों और छोटे पत्थरों के साथ एक दीवार बनाता। तो आपके कहने का मतलब है कि ऐसा करने के लिए उनके पास एक ठोस वजह थी, क्योंकि कोई भी अपने होशो हवास में बिना किसी कारण के ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। भव्य मैथेलेटिक गढ़ एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था और 6 विशाल दीवारों द्वारा परिभाषित किया गया है। एक्रोपोलिस का आकार जब आकाश से देखा गया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये साइट सितारों के साथ इस जगह के संबंध में एक नाम मिटने वाले स्मारक के रूप में बनाई गई है। प्राचीन एक्रोपोलिस का हवाई रहस्य प्राप्त करने के लिए जॉर्जियो अपने साथ ड्रोन लाए हैं। चलिए इस रॉकेट को लॉन्च करते हैं। हाँ, हाँ, आप देख रहे हैं एक्रोपोलिस का आकार बहुत ही नियमित है। ये एक पॉलीगॉन है, दीवारों के पॉलीगॉन के समान, ठीक है। और इस बहुत ही नियमित आकार की पहाड़ी की आकृति का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पहाड़ी रैंडम हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वे चाहते थे। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ इस पर्वत को कृत्रिम रूप से काटा गया था। हाँ, ये तो कमाल है। तो क्यों? वाह, वो एक अजीब आकृति चाहते थे। एक थ्योरी है जो सही हो सकती है कि वो चाहते थे कि ये एक्रोपोलिस एक नक्षत्र का आकार हो और एक्रोपोलिस के किनारे तारामंडल जेमिनाई के सबसे चमकीले तारे के अनुरूप है। तो हम यहाँ जेमिनाई राशि की रूपरेखा देख रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है। यहाँ असल में दिलचस्प बात यह है कि पूरे पहाड़ की चोटी को कृत्रिम रूप से आकार किया गया है ताकि ये जेमिनाई नक्षत्र के आकार में हो। और फिर आप सोचेंगे कि इसे आखिर इस आकार में क्यों बनाया गया था, क्योंकि बहुत पहले यहाँ कुछ तो महत्वपूर्ण हुआ था। ग्रीक मिथोलॉजी में जेमिनाई यानी मिथुन नक्षत्र में जुड़वा भाइयों कैस्टर और पोलक्स को दर्शाया गया है, एक भगवान और मानव की संतान। कहानी में हमें ये बताया गया है कि ज़्यूस ने आकार बदलकर या खुद को एक हंस के रूप में प्रच्छन्न किया और इस मानव महिला लेडा को गर्भवती कर दिया।
और कैस्टर और पॉलक्स का जन्म हुआ। लेकिन कहानी के कुछ वर्जन्स में हम देखते हैं कि वास्तव में 2 अंडे थे जिनमें बच्चे निकले। एक में लड़कों के जुड़वा थे और दूसरे में लड़कियों के जुड़वा थे। कुछ जुड़वा बच्चे मॉर्टल थे, अन्य जुड़वा बच्चे मॉर्टल थे। जबकि मुख्य धारा के इतिहासकार कहानी को पूरी तरह पौराणिक मानते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का कहना है कि इन देवताओं को उस समय के ग्रीक लोगों द्वारा बहुत वास्तविक माना जाता था और वह प्रस्ताव करते हैं कि जुड़वा की कहानी एक परग्रही मुठभेड़ का वर्णन हो सकती है। कहानी के एक वर्जन में हमने बताया कि कैस्टर और पॉलक्स वाला अंडा आकाश से आया था। एक लेजेंड्स का कहना है कि जेमिनी ट्विंस एक अंडे से पैदा हुए थे जो आकाश से उतरा था। तो इसका मतलब हुआ कि वो एक तथाकथित कॉस्मिक एग से पैदा हुए थे। और ये कॉस्मिक एग्स क्या हैं? उन्हें हमेशा चांदी या कांसे के रंग के खोल का बताया जाता है और कभी कभी उनमें बहुत अधिक धुआं, आग और शोर होने की बात कही गई है। और दिलचस्प बात यह है कि कई यूएफओस कभी कभी अंडे के रूप में देखे जाते हैं। तो क्या ये संभव है कि कैस्टर और पॉलक्स का अंडा एक परग्रही वाहन था जो अंडे की तरह दिखता था और पृथ्वी पर उतरा और फिर 2 जुड़वा बच्चे बाहर निकले? ये काफी संभव है। यदि अलाट्री एक्रोपोलिस को जानबूझकर जेमिनी तारामंडल जैसा बनाया गया था तो क्या ये एक परग्रही मुलाकात की स्मृति में हो सकता है? और इसके साथ बनाए गए पत्थरों के अविश्वसनीय आकार को देखते हुए क्या यह संभव है कि दीवार के निर्माण में खुद परिग्रहियों ने योगदान दिया हो? क्या हमारे पास प्राचीन काल से इस स्थान के बारे में कोई रिकॉर्ड्स या लिखित रिकॉर्ड्स हैं? नहीं है। यहाँ तक कि वास्तुकला के रोमन इतिहासकार विट्रूवियस ने भी इस तकनीक के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि ये जगह वास्तव में कितनी पुरानी हो सकती है? ठीक है, स्टैंडर्ड आर्कियोलॉजी का दावा है कि ये रोमन्स द्वारा बनाया गया था, लेकिन रोमन तकनीकें निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लान्स और रिलेटिवली छोटे पत्थरों पर आधारित थी। इसलिए विश्वास करना मुश्किल है कि ये रोमन्स द्वारा बनाया गया था। ये पुराना होना चाहिए क्योंकि आप विभिन्न निर्माण शैलियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जूलियो, सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे इंतजार रहेगा आपसे फिर से मिलने का। जिसने भी अलादी एक्रोपोलिस का निर्माण किया था वो हमसे कुछ कहना चाह रहा था। जाहिर तौर पर वे हमें राशि चक्र और जेमिनी का नक्षत्र दिखाना चाहते थे और वो ऐसा क्यों करना चाह रहे थे ये हम नहीं जानते। अलाट्री एक्रोपोलिस उस नजरिए से विशेष रूप से चकरा देने वाला है। बहुत हद तक ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक की तरह इसका आकार भी केवल ऊंचाई से ही देखा जा सकता है। एक परिप्रेक्ष्य जो प्राचीन लोगों के पास संभवत नहीं होगा, लेकिन यह दुनिया भर में पाए जाने वाले कई साइट्स में से सिर्फ 2 हैं जिनका सितारों से संबंध हो सकता है। मयान मंदिर प्लेडिस के साथ अलाइन है। एंकोर वॉट को ड्रेको के नक्षत्र के साथ संरेखित किया गया है। इन सभी स्थानों के बारे में जो दिलचस्प है वो ये है कि इन्हें तारों का दर्पण माना जाता है, जिससे वो संपर्क करने के स्थान बनाते हैं, जहां लोग उस विशेष स्टार सिस्टम या तारा मंडल से जुड़ने के लिए जा सकते हैं। क्या ये संभव है कि अलाट्री एक्रोपोलिस और दुनिया भर के नक्षत्रों के साथ अलाइंड अन्य साइट्स दूर के अतीत में आने वाले परग्रही प्राणियों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था? और यदि हाँ, तो क्या उनका एक और भी गहरा उद्देश्य हो सकता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, और मानते हैं कि आगे के सुराग राशि चक्र की राशियों और देवताओं के साथ उनके संबंध की जांच करके पाए जा सकते हैं। बर्लिन, जर्मनी, जनवरी 2016। हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू ओसेनड्राइवर ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज की घोषणा की। वो एक बेबीलोनियन टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं जो दर्शाता है कि 2000 से भी अधिक साल पहले प्राचीन लोग बृहस्पति की कक्षा की गणना कर सकते थे और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की समझ का प्रदर्शन जो कि माना जाता है कि 17वीं शताब्दी तक विकसित नहीं हुए थे। बेबीलोन रखने वालों ने भी राशि के नक्षत्रों की पहचान की और अविश्वसनीय रूप से सुमेरियन सभ्यता से संबंधित एक स्टार चार्ट जो बेबीलोनियन से पहले 3300 ईसा पूर्व में था, लेकिन शायद प्राचीन लोगों द्वारा नक्षत्रों को
5000 साल पहले इस रूप में मान्यता देने की खोज से भी अधिक महत्वपूर्ण है यह तथ्य कि उनका मानना था कि वो पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं से आंतरिक रूप से बंधे हुए हैं। हर साइन की अपनी कहानी है, हर एक की एक विशिष्ट पौराणिक कथा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन संग्रह स्टैंडर्डाइज हो गया और कुछ हद तक ग्रीक माइथोलॉजी पर आधारित है। तो मेष राशि का प्रतिनिधित्व युद्ध के देवता एरिस द्वारा किया जाता है। ये न केवल योद्धा ऊर्जा है बल्कि एक कठिन समस्या से लड़ने की क्षमता है। टॉरस देव एफ्रोडाइटी है और ये एक महत्वपूर्ण दिव्य ऊर्जा है। ये प्यार, सौंदर्य, सेक्स, आपकी अपनी अपीयरेंस में विश्वास की भावना है। कैंसर जुड़ा है गॉडेस आर्टेमिस से। शिकार की देवी जंगल और चंद्रमा से जुड़े हैं ताकि अंधेरे स्थान जिनसे गुजरना महत्वपूर्ण है लेकिन कठिन है। तो हमारे पास ये 12 कहानियां हैं, ये 12 साइंस हैं, 12 अलग अलग दिव्य ऊर्जाएं हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व की व्याख्या आकाश के साथ हमारे संबंधों से पैदा होती है। ये सितारों से पैदा होती है। हम आकाश की तरफ देखते हैं और हम खुद को देखते हैं। कई मायनों में राशि चक्र वास्तव में स्वर्ग की भाषा है। रात के आकाश में नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति के साथ साथ सूर्य के संबंध में पृथ्वी की स्थिति को भी दर्शाती है। अविश्वसनीय रूप से प्राचीन लोगों को इसकी कुछ समझ थी। टेलीस्कोप के आविष्कार से हजारों साल पहले और उन्होंने दिव्य संदेशों के लिए इन आकाशीय पिंडों की गति को बारीकी से देखा। ये वास्तव में बाइबल में प्रमुखता से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मैथ्यू के गॉस्पेल की कहानी में मेजी के जीसस के जन्म पर जाने की कहानी, क्योंकि उन्होंने बेथलेहम के सितारे को देखा था। लेकिन उस कहानी की बात ये नहीं है कि मेजी ने बेथलेहम के सितारे को देखा और सोचा कि ये जीसस के जन्म का कारण बन सकती है, बल्कि वो संदेश थे जो संकेत देते किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म हुआ है। और यही कारण है कि कुछ ग्रहों का नाम विशिष्ट देवताओं के नाम पर रखा गया, जैसे ग्रीक में जुपिटर का नाम ज्यूस रखा गया है या मर्क्यूरी का नाम हर्मीस और इत्यादि इत्यादि रखा गया है। उन्होंने सोचा होगा कि ग्रह और कुछ खगोलीय पिंड उन देवताओं के आकाशीय रूप हैं और उनके पास ब्रह्मांड से संदेश देने की शक्ति थी, जैसे कि ब्रह्मांड स्वयं जीवित और भाव और मानवता पर बोलने के लिए सक्षम था। और कभी कभी वो पृथ्वी पर आकाश में होने वाली घटनाओं को दोहराने की कोशिश भी किया करते थे। यदि प्राचीन लोगों का मानना था कि सितारे देवताओं के संदेश मनुष्यों तक पहुंचाते हैं, तो क्या उन्होंने तारों के साथ या नक्षत्रों के आकार में संरचनाओं का निर्माण किया, न केवल इन देवताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बल्कि अपने स्वयं के संदेशों को छोड़ने के लिए? शायद ज्यादा आधुनिक रहस्य की जांच करके आगे के सुराग मिल सकते हैं। 2018 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट ट्रैविस ट्रेलर ने नोवा स्कोटिया कनाडा के तट पर ओक आइलैंड की यात्रा की, जहां लेजेंड के अनुसार 200 साल पहले एक खजाना दफन किया गया था। ट्रेविस ने अपनी थ्योरी का परीक्षण करने के लिए एक द्वीप के वर्तमान केयरटेकर रिकी और मार्टी लेजिना के साथ मुलाकात की। उनके मुताबिक इस रहस्य के पीछे नाइट टेम्पलर नाम का योद्धा साधु है और उन्होंने खजाने के स्थान पर एक स्टार मैप पर दर्ज किया था। तो मैं समझता हूँ आपने कुछ खोज की है और हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा था कि क्या आइलैंड का आर्किस्ट्रोमी से कुछ लेना देना हो सकता है, इसलिए मैंने आइलैंड पर टॉरस नक्षत्र को रख कर देखा। तो हमारे पास यहाँ सभी तारे आइलैंड पर अलाइंड हैं। ये देखिए, ये एक स्टार मैप है। तारे का उपयोग न केवल नेविगेशन के लिए किया जाता है बल्कि आप आकाश में नक्षत्रों को देख भी सकते हैं और आप उनका उपयोग जमीन पर बिंदुओं को मैप करने के लिए भी कर सकते हैं। ये एक तरह का खजाने का नक्शा है। वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है। हम आइलैंड पर उन जीपीएस को कोऑर्डिनेट्स पर गए और दिलचस्प रूप से 7 में से 6 जगहों पर जहां हम गए, क्या वो एक विशालकाय पत्थर नहीं है? वहां पर एक बड़ा सा पत्थर था जिसका वजन कई टन था और वो वही था जहां तारे आइलैंड पर नक्शे के साथ मेल खाते थे। ये आपके बिंदुओं में से एक है और यहाँ एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था। ये बात तो साफ है, ये कमाल है। वो पत्थर वहाँ प्राकृतिक रूप से नहीं थे, वहाँ उन्हें रखा गया था ताकि आइलैंड पर नक्षत्र बन सके। सवाल है क्यों? हाँ, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बात में दम है, तो ये अच्छा है। चलो अगले पर
क्या वो पत्थर जो हमने देखे थे वो मार्कर्स हो सकते हैं जो कुछ मनुष्यों द्वारा एक लंबे समय पहले एक स्टार मैप के साथ मेल खाने के लिए रखे गए थे? जवाब निश्चित रूप से हाँ है। जबकि ओक आइलैंड का खजाना भी मिलना बाकी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कॉन्स्टेलेशन का उपयोग एक प्रकार के कोड के रूप में किया जा सकता है। ये संभव है कि अन्य सूचनाओं का उपयोग सतह पर स्टार मैप बिछाने से भी किया जा सकता है और वो एक संदेश छोड़ सकते थे, जैसे जिसने भी उसे बनाया है वो कहाँ से आया है। ये भी संभव है कि वो कुछ बनाने या करने के बारे में एक संदेश हो। संदेश स्टार मैप्स में क्या ये न केवल ओक आइलैंड पर पाए जाने वाले रहस्यमय पत्थरों की व्यवस्था को समझा सकता है, बल्कि इसे भी कि दुनिया भर में प्राचीन लोगों ने आकाश को दर्शाने के लिए संरचनाएं क्यों बनाई। लेकिन अगर ऐसा है तो अलाट्री एक्रोपोलिस और ग्लास्टनबरी पिरामिड जैसी जगहों पर क्या जानकारी सामने आ सकती है? क्या वह पृथ्वी पर आने वाली कई परिग्रही गुटों की उत्पत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं या कुछ और भी गहरा? सेंट एंड्रूज, स्कॉटलैंड, जुलाई 2012। सेंट एंड्रूज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अविश्वसनीय खोज की घोषणा की। उत्तरी सागर के तल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष। ब्रिटिश आइल्स के कुछ दूर पूर्व में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कम से कम 8000 साल पहले कि समुद्र के बढ़ते स्तर का शिकार हुई और संभवतः और भी पहले। डूबी हुई सभ्यता को नाम दिया गया डॉगरलैंड, जो पास ही के सैंडबैग डॉगर बैंक से प्रभावित था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नाम दिया है एटलांटिस। एटलांटिस का पहला संदर्भ जो हमारे पास है वो प्लेटो की टीमियस और क्रीटियस के संवादों में है। उसके अंत में एटलांटिस नामक इस पौराणिक स्थान के बारे में बात करती है जहां से दुनिया का सारा ज्ञान आया था, और इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी पर पहली सभ्यता एटलांटियन ही रही होगी। आपकी स्रोत सामग्री के आधार पर एटलांटिस को विभिन्न तरीकों से चित्रित किया जाएगा, लेकिन प्लेटो के बाद से इसे लगभग हमेशा एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है, एक सभ्यता जो विकास के शिखर पर विराजमान है। एटलांटिस कथित रूप से जमीन का टुकड़ा था जो हर्क्यूलिस के स्तंभों से परे मौजूद था, जो आज का स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और अगर एटलांटिस मौजूद था तो आज तक हमें पता नहीं कि वास्तव में एटलांटिस कहाँ था। लेजेंड के अनुसार एटलांटिक एक प्रलयकारी बाढ़ से नष्ट हो गया था, जिसके कुछ लोग बाइबल में वर्णित महान बाढ़ के रूप में पहचान करते हैं। क्या ये संभव है कि नया खोजा गया डॉगरलैंड वास्तव में एटलांटिस है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, और सुझाव देते हैं कि न केवल खोए हुए शहर के सबूत पानी के नीचे पाए जा सकते हैं, बल्कि वह सूखी भूमि पर भी जीवित है और सामान्य नजरों से ओझल। इंग्लैंड में कई आधुनिक विद्वानों ने विशेष रूप से माना है कि इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जो पत्थर की संरचनाएं और टीले हैं वो सभी अटलांटिस के अवशेष हैं। इंग्लैंड में प्रसिद्ध शोधकर्ता जॉन मिशेल ने द व्यू ओवर अटलांटिस नामक एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में वो अटलांटिस के अवशेषों के बारे में बात करते हैं जो अभी भी पानी के ऊपर हैं, जबकि अटलांटिस का अधिकांश हिस्सा अब पानी के नीचे है। 1960 में ब्रिटिश लेखक प्रिंसली लेपोर्ट ट्रेंच ने अपनी मौलिक पुस्तक द स्काई पीपल प्रकाशित की, और इसमें उन्होंने दावा किया कि ग्लासनबरी ज़ोडिएक एटलांटिक द्वारा बनाया गया था। जहां तक ट्रेंच का सवाल है, एटलांटिस मूल रूप से एक संस्कृति थी जिसके पास हमेशा से ही शुरुआत से एक परग्रही प्रेरणा थी, और उसके अंत में वो प्रोत्साहन फिर से तब दिखता है जब ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक एक स्थायी स्मारक के रूप में बनाया गया, और साथ ही भविष्य के लिए एटलांटीन रेफ्यूजीज द्वारा एक भविष्यवाणी के रूप में, यदि आप माने तो स्काई पीपल की मदद से। गुप्त ब्रिटिश कथाओं में एटलांटिस के पतन से पहले शरणार्थी ऋषि जो ब्रिटिश आइल्स पर आए और एटलांटिस की कहानी को याद करने के लिए एक रास्ते के रूप में ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि एटलांटिस नाम की एक उन्नत प्राचीन सभ्यता न केवल वास्तविक थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां मानव और परग्रही साथ साथ रहा करते थे?
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरीज का सुझाव है कि खोए हुए महाद्वीप के ग्रीक निर्माण मिथक की जांच करके और सुराग मिल सकते हैं। लेजेंड के अनुसार एटलांटिस की स्थापना भगवान पोसाइडन द्वारा की गई थी। उन्हें क्लीटो नाम की एक मानव महिला से प्यार हो गया और उन्हें जुड़वा बच्चों के 5 सेट्स हुए और ये जुड़वा एटलांटिस के संस्थापक बने। इसलिए यहाँ हम वास्तव में एक परग्रही की कहानी देखते हैं। शायद एक बहुत ही प्रारंभिक समय में पृथ्वी पर आए थे, आखिरी हिमयुग से पहले। प्राचीन केल्टिक लोगों की पौराणिक कथा भी दुनिया के इस हिस्से में आकाश से आए प्राणियों की एक प्रजाति के बारे में बताती है, द टुआथा डे डनान। जब हम ड्रूइड्स की उत्पत्ति की कहानी को देखते हैं और वो कैसे टौथा देनान की संतान है जो सितारों से निकलकर बादलों पर सवार होकर ब्रिटेन आए, तो हम सोचते हैं कि क्या वास्तव में ये वही देवता हो सकते हैं जिन्होंने एटलांटिस सभ्यता की स्थापना की थी। क्या ये हो सकता है कि ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक एटलांट द्वारा बनाया गया था? लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों? क्या ये एक विनाश की कगार पर खड़ी एक सभ्यता का फिजिकल रिकॉर्ड छोड़ने के लिए किया गया था, या इसमें मानव जाति के विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है? ग्लास्टनबरी, इंग्लैंड, 1983। ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक पर शोध करते हुए लेखक एंड्रयू कॉलिंस ने लोगों से कई कहानियों को सुना जो दावा करते हैं कि उन्हें इस साइट से जुड़े अजीब विजन का अनुभव हुआ है। कॉलिंस के लिए यह रहस्य का एक और अधिक पहलू है और वो बहुत अहम है क्योंकि वो स्वयं से ऐसे विजन्स का अनुभव कर चुके हैं। ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक का एक उद्देश्य लोगों को अपनी ओर खींचना प्रतीत होता है। मेरे जीवन के पहले भाग के दौरान मैं ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक की खोज में शामिल हो गया। मुझे सपने और विजन आने लगे और मुझे लगा कि मुझे इस खोज को शुरू करने के लिए प्रत्येक अलग अलग साइन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा। और इसका अर्थ ये है कि आप किसी प्रकार की वैश्विक चेतना में योगदान दे रहे हैं। मेरी राय में किसी प्रकार की इंटेलिजेंस जिम्मेदार है मानव अनुभव और मानव ज्ञान को आकर्षित करने और उसे सिस्टम में अपलोड करने के लिए। गंभीर विजन्स की रिपोर्ट 1927 में विशाल लैंडस्केप ज़ोडिएक की आधुनिक दिन की पुणे खोज के बाद से ही आ रही है। जब पहली बार कैथरीन मॉल्टवुड ने नक्षत्रों पर ध्यान दिया तो उन्होंने कहा कि एक प्रेरणा की तरह वो उन्हें दिखाई दे गए। ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक की मॉल्टवुड की अचानक खोज बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये आपको आश्चर्यचकित करता है। क्या वो खुद चेतना की एक बदली हुई अवस्था में थी जब उन्हें वो प्रेरणा मिली? क्या उन्हें शायद किसी दूसरी दुनिया से यहाँ तक का परग्रही संदेश भी मिला जिसने उन्हें बताया कि वास्तव में ग्रैनबेरी लैंडस्केप पर क्या है? अपनी पुस्तक द स्काई पीपल में ब्रिंसली लेपोर्ट ट्रेंच ने ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक के बारे में बताया है कि उन्हें एक परग्रही संबंध के प्रमाण भी मिले हैं। ट्रेंच का विचार था कि क्योंकि ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक दर्शाए गए जिमिनाई राशि के जुड़वा बच्चों में से केवल एक ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक में है और दूसरा जुड़वा आउटर स्पेस में है, ये उस महान दुखद घटना की गवाही है जिसके कारण उनका परिवार पूरी तरह से बिछड़ गया और वो था एटलांटिस का पतन। मॉल्टवुड का मानना था कि ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक सेल्ट्स के केयर सीडी कहे जाने वाले तारों के मंदिर का एक सांसारिक समकक्ष है और वास्तव में ये आकाश में ज़ोडिएक का दर्पण था और ये की चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं में प्राचीन तांत्रिक सांसारिक मंदिर से तारों के मंदिर में यात्रा करने के समक्ष थे। क्या जेमिनाई जुड़वा पृथ्वी और आकाश के बीच संबंध का सुझाव देते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्लास्टनबरी में दिखाई देने वाले विजन एक उन्नत परग्रही प्रजातियों के संदेश हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो कैसे? क्या ये संभव है कि ये सभी ज्योतिष्य प्रभाव आकाश गंगा में कहीं और से आ रहे एलियन संदेश हों? खैर, अगर जवाब हाँ है तो इस संचार का साधन है जिसे हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट के सिद्धांत में कहा गया है
कि यदि एक कण को दो भागों में विभाजित किया जाता है तो बड़ी दूरी पर अलग होने पर भी एक भाग दूसरे से जुड़े रहेंगे। अगर दो कोण क्वांटम एंटेंगलमेंट है जैसा हम कहते हैं, तो भले ही वो ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर क्यों ना चले जाएं, अगर आप एक पर कुछ करते हैं तो फौरन दूसरे पर भी उसका असर होगा। वैज्ञानिकों को संदेह है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के संभावित अनुप्रयोग प्रकाश से तेज संचार में हो सकते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से एक परग्रही जीव लाखों प्रकाश वर्ष दूर हो सकता है और तब भी पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम हो सकता है। क्या ग्रह पर ऐसे स्थान हैं जहां पर परग्रही संपर्क हो सकता है? क्या यही कारण है कि कैथरीन मोर्टवुड ग्लास्टनबरी के लैंडस्केप में शामिल राशि चक्र के साइंस को पहचानने में सक्षम रही? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, और कहते हैं कि मानव जाति के लिए संदेश न केवल पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं बल्कि सितारों की यात्रा की कुंजी भी है। न्यूयॉर्क सिटी मिडटाउन मैनहट्टन में है यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। 7.5 लाख लोग रोज यहां से गुजरते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो वो एक विशाल स्टार चार्ट के नीचे से गुजरते हैं जिसकी उत्पत्ति लगभग 5000 साल पहले हुई थी। जब यात्री ग्रैंड सेंट्रल में जाते हैं तो वो एक राशि चक्र का एक महाकाव्य, एक शानदार चित्रकारी को देखते हैं। ये आधुनिक दुनिया में सबसे बड़े राशि चक्र चित्रों में से एक है। हालांकि अधिकांश यात्री अपने सर के ऊपर उस चित्रकारी के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर वो जानते भी तो हो सकता है वो चकित हो सकते हैं, क्योंकि जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का सवाल है, ये अलौकिक शब्दों में पृथ्वी के विकास को दर्शाता है। राशि चक्र के इस हिस्से के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि ये इक्विनॉक्सिस के बदलाव को दर्शाता है, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो वसंत का पहला दिन होता है। जब ज्योतिष के सिद्धांतों को पहली बार स्थापित किया गया था, वसंत का पहला दिन एरिस राशि में था। एज ऑफ क्राइस्ट के दौरान वसंत का पहला दिन पाइसेस राशि में था। मछली पाइसेस से जुड़ी हुई है। क्राइस्ट को पुरुषों का मछुआरा माना जाता था। और आजकल स्प्रिंग इक्विनॉक्स तब होता है जब सूर्य एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के नक्षत्र में उगता है। यही कारण है कि हमसे कहा जाता है कि हम कुंभ राशि के युग में हैं, जिसे आध्यात्मिक समझ, रहस्यमय जागरूकता और विश्व शांति का युग माना जाता है। हालांकि एक सटीक तारीख पर आम सहमति नहीं है। कई लोग मानते हैं कि प्राचीन ज्योतिषियों ने एज ऑफ एक्वेरियस की शुरुआत का समय फरवरी 1962 निर्धारित किया था और उनका मानना था कि ये नई तकनीक के तेजी से विकास को गति देगा। विडंबना ये है कि ये इंसान के चांद पर उतरने से सिर्फ 7 साल पहले शुरू हुआ। ये मानव के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब हमारे पूर्वज ने आकाश से उतरने वाले इन देवताओं के बारे में बात की थी तो वो खुद नक्षत्रों के आकाश से उतरने का उल्लेख नहीं कर रहे थे, बल्कि वो रात के आकाश के उन क्षेत्रों से आने वाली लोगों की बात कर रहे थे। एक्वेरियस के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। सुमेरियन के मुताबिक वो एनकी थे, एक्वेरियस के मूल आदमी, एक अलग दुनिया के, यहाँ तक कि परग्रही जीव। हम ऐसे समय में लौट रहे हैं जब एनकी खुद लौट सकते हैं। ये बात इस विचार से मेल खाती है कि ज़ोडिएक वास्तव में एक ऐसी घड़ी है जो न केवल सूर्य की यात्रा के बारे में बताती है, बल्कि परग्रही की यात्रा और पृथ्वी पर उनकी वापसी के बारे में भी बताती है। अब हम एज ऑफ एक्वेरियस में हैं और देखा गया है कि हमारे तकनीकी विकास में एक त्वरिता है। ये संभव है कि अब हम उस युग में हैं जब हम अपने प्राचीन एलियन पूर्वजों के साथ फिर से जुड़ने जा रहे हैं। क्या हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को राशि चक्र के शक्तिशाली संदेशों के बारे में पता था? और क्या राशि चक्र के साइंस मानवता के अतीत और भविष्य दोनों को समझने की कुंजी हो सकते हैं? ग्लास्टनबरी ज़ोडिएक में एज ऑफ एक्वेरियस के आने से संबंधित एक भविष्यवाणी है। ये एक ऐसा समय है जब हमारे दिमाग में एक अलग तरीके से मौलिक रूप से सोचना शुरू कर देंगे, जो इस ग्रह पर जीवन को बेहतर बना सकता है। कई मायनों में हम और समझदार होते जा रहे हैं। हम ब्रह्मांड के साथ और अधिक जुड़ते जा रहे हैं।
हम अपनी जड़ों और उत्पत्ति के बारे में अब ज्यादा समझते हैं। क्या बड़े पैमाने पर बने लैंडस्केप ज़ोडिएक की खोज, खोई हुई उन्नत सभ्यता के लेजेंड्स और टेलीपैथिक एलियन ट्रांसमिशन का लेखा जोखा मानवता को दूसरी दुनिया के लोगों के साथ एक लंबे समय से खोए हुए संबंध को पहचानने के लिए तैयार करना है? क्या राशि चक्र में वास्तव में एक परग्रही संदेश है, और यदि है तो ये क्या कहना चाहता है? शायद जब हम इस कॉन्स्टलेशन कोड को डिकोड कर लेंगे तो हम अपनी अंतिम नियति को प्राप्त करेंगे और सितारों तक पहुंच जाएंगे। इस चैनल पर आपको ब्रह्मांड के अनसुलझी घटनाओं जैसे यूएफओ देखने, ब्लैक होल और प्राचीन वस्तुओं के बारे में आकर्षक वीडियो मिलेंगे। आप यहाँ पर लेटेस्ट साइंटिफिक खोजों और सिद्धांतों के बारे में भी जानेंगे और ये कैसे हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देते हैं। अगर आप विज्ञान और रहस्य में रुचि रखते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। तो देर ना करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्री को और मेरे साथ इस अद्भुत खोज और साहसिक यात्रा में शामिल हों।